आप जिक्र कर रहे हैं और इसी बीच थोड़ी देर पहले जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि 19 दिसंबर को 3 बजे के बाद इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही है, तकरीबन 3-3.5 महीने बाद, 3.5 से भी ज्यादा। लास्ट मीटिंग हुई थी 1 सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर भी आधा से ज्यादा गुजर चुका होगा। ऐसे में आशुतोष, इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा है समीर चौंगावकर का कि महाराष्ट्र मुश्किल पैदा कर सकता है। बिहार, जेडीयू निकल गया, 16 सीटें जेडीयू की थी, ये गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, 39 बीजेपी के साथ हासिल की थी बिहार में। महाराष्ट्र चुनौती होगा, बिहार चुनौती होगा, और कौन कौन से स्टेट्स 2024 में अगर ये इंडिया ब्लॉक की बैठक सक्सेसफुल होती है, जिस पर अभी सस्पेंस है, तो पहले तो इसकी सक्सेस का रेशो क्या है ये बता दीजिए, और दूसरा कैरी फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे होगा। गरिमा, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं सज्जन ने जो सवाल उठाया था मैं उस पर एक छोटा सी टिप्पणी कर देना चाहता हूं कि ये जो CSDS का सर्वे मध्य प्रदेश के अंदर ये बता रहा है कि आदिवासी 51% आदिवासी जो है वो कांग्रेस को वोट उन्होंने किया है और 39% यानी करीब 12% का गैप है। तो अगर वो जो रियल गैप है 8% का, अगर उसको भी देख ले तो भी भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों ने उतना वोट नहीं दिया जितना देना चाहिए। और ये ट्रेंड राजस्थान में भी दिखाई पड़ता है। राजस्थान में जो आदिवासी है वो 35% कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और सिर्फ 30% भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और अगर आप दलितों में जाएं तो 48% कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और 33% बीजेपी को वोट दे। दलित वोटर्स की बात कर रहे हैं और ये दलित वोटर मध्य प्रदेश के अंदर 45% कांग्रेस को दे रहे हैं और 33% बीजेपी को दे रहे हैं। इसका मतलब एक जो मिथ बनाया गया कि दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करता है या आदिवासियों का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट देता है, वैसा है नहीं। और ये सोशल समीकरण कांग्रेस पार्टी को थोड़ी ताकत जरूर देगा अगर ये ट्रेंड बना रहता है। अब आपका सवाल आता है, देखिए मैं किसी तरीके का प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता और मैंने कभी किया भी नहीं किसी भी चैनल के ऊपर। मेरा साफ तौर पे यह मानना यह है कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन एक बहुत ही लुंज-पुंज स्थिति में है। अगर चुनाव खत्म हुए तकरीबन 10 दिन हो रहे हैं और अगर आपको 19 दिन लग जाते हैं सिर्फ एक बैठक करने में, तो आप इंडिया गठबंधन की दयनीय स्थिति के बारे में आप समझ सकती हैं और अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकती हैं। जबकि सबको मालूम है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी पहली बात तो यह होनी चाहिए गठबंधन बने, पूरे देश के अंदर दौरे की सूचना हो, एक ऑल्टरनेट विजन डॉक्यूमेंट रखा जाए और एक देश को महसूस कराया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक ऑल्टरनेट, एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स के तौर पर एकजुट है। आज की तारीख में अखिलेश यादव कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, सब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके आधार पे आप कैसे कोई कह सकता है कि इंडिया गठबंधन ये है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा। आज की तारीख में जब मैं बात आपसे कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन किसी स्थिति में नहीं है वो भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। लेकिन बार बार ये क्लेम भी होता है ना आशु, बार बार ये क्लेम करते हैं कि भाई 450 सीटों पर तो हमारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है, कैंडिडेट्स बस फाइनल करने हैं। अगर ये तरीका है कि आप एक दूसरे को बैठ के गालियां दे रहे हैं, अगर आपको चुनाव खत्म होने के 3 हफ्ते आपको लग जाते हैं आपस में बैठने, पहली बैठक करने में, तो मुझे तो दया आती है इंडिया गठबंधन के ऊपर। उनको वो खुद ही गंभीर नहीं है। अगर वो अपने चुनावी गणित को लेकर गंभीर नहीं है तो देश की जनता क्यों उनको वोट देने के लिए गंभीर होगी। देश की जनता तो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी के शासन को उसने 10 साल से देखा है और उत्तर भारत के अंदर 50% से ज्यादा जगहों पर उनको वोट दिया है उसने। हालांकि मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि पिछला चुनाव अगले चुनाव के लिए मानदंड नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इस तर्क को दे रहे हैं। देखिए तेलंगाना के अंदर तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में 18% का गैप है। कितनी भी कोशिश कर ले कांग्रेस उस गैप को नहीं भर सकती, लेकिन कांग्रेस उस गैप को न केवल भरा बल्कि बीआरएस को हरा भी दिया। तो बहुत सारे लोग इस आंकड़े पे कहते हैं कि अब कांग्रेस और उनके बीच इतना गैप है, भला कांग्रेस कैसे उस गैप को भर सकती। मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना है कि हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है, उसके समीकरण अलग होते हैं, उसकी भावनाएं अलग होती हैं और अलग तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन आज जब मैं आपके सामने इंडिया गठबंधन का एनालिसिस करने के लिए बैठा हूं, मुझे लगता है कि मैं 10 में से 0 नंबर दूंगा इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 8 नंबर दूंगा। तो ये तो फिर 2024 की चुनाव, 2024 का युद्ध एक तरफा होता हुआ विनोद जी क्या दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, हाइपोथेटिकल सवाल है हालांकि। तो 2024 में अगर जीत गई भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी की जीत है या सीधे सीधे इस इंडिया ब्लॉक की हार है जिसने एक मोमेंटम बनाया, पूरी बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई इस गठबंधन की ताकत को शायद भांपते हुए, बट दे कोलैप्स्ड। नहीं देखिए, आशुतोष ने जो कहा मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की हालत बहुत खराब है।
लुंज पुंज कहिए कुछ भी कहिए कि पता लगा 6 दिसंबर को बैठक बुलाई जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, तो ममता जी आने से मना कर देती हैं, नीतीश कुमार कुछ और बोल देते हैं, स्टालिन तूफान में फंसे हुए हैं, तो पूरा कई बार लगता है पूरा इंडिया गठबंधन ही तूफान में फंसा हुआ है। मतलब जो और ये 19 दिसंबर की बैठक, जो तत्परता होनी चाहिए, अब इंडिया गठबंधन को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी में तत्परता कहाँ है जो उसकी मूल धुरी है। समस्या तो वहां से शुरू होती है ना कि इंडिया, भाई अखिलेश तो अपनी पार्टी संभाल लेंगे, स्टालिन संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, क्योंकि ये सब अपनी पार्टी को एक छत्र नेता है। कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि आप देखिए, आज हम बीजेपी पे तो उंगली उठा रहे हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए। इन्होंने अभी तक कोई जवाब मांगा? कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी महासचिव जो जिम्मेदार थे चुनाव के हार के लिए, कोई एक सवाल जवाब हुआ, एक विश्लेषण हो गया और उसके बाद गुड़ी गुड़ी करके सब चले गए और ईवीएम पे ठेकरा फोड़ दिया उन नेताओं ने जिन पर जिम्मेदारी थी जिताने की। तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन से पहले कांग्रेस की हालत ऐसी हो रही है लुंज-पुंज, तो इंडिया गठबंधन की हालत, अब भाई कोई चमत्कार हो जाए और 19 तारीख को कोई गुड सेंस प्रिवेल कर जाए बैठक में और लड़ाई झगड़े के बजाय एक दूसरे पे, अभी तो उस बैठक में तो ये भी मचेगा ना कि भाई आपने मध्य प्रदेश में हमको हरवा दिया, आपने ये कर दिया। अगर इससे आगे बढ़ करके सीट शेयरिंग पे सार्थक बात हो, कोई जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात हो, विजन डॉक्यूमेंट में बात हो, और जो रणनीतिक तैयारियां उन पर बात हो, इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि अब समय नहीं बचा ना। अभी तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तमाम नेता छुट्टियां मनाने चले जाएंगे। हो सकता है राहुल गांधी भी विदेश जाने वाले थे, पता नहीं कोई कह रहा था कैंसिल कर दिया, क्या अभी देश में ही है। तो इसलिए अब समय जनवरी, फरवरी, मार्च आपका मुश्किल से 3 महीने हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को या तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर जुटने की जरूरत है। आज की तारीख में, आज की तारीख में जो 19 दिसंबर की तारीख आ गई है, आज की तारीख में जो राजनीतिक माहौलबंदी हुई है इन 3 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और उसके एक लोगों में बात होने लगी है। फिर सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी साख, राजनीतिक साख, आप सरकार, पहली बात तो चुनाव एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा आपको, और चुनाव लड़ने के बाद अगर संयोग से आप जीतने की स्थिति में पहुंच गए या भाजपा को हराने की स्थिति में पहुंच गए, तो क्या आप सरकार चला पाएंगे आगे? ये साख बहुत जरूरी है जनता के बीच में तो क्या जयदीप ये माने कि एक मोमेंटम बनाया आपने और तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं सबने गणित लगाया कि यहां पर महाराष्ट्र में इतनी सीटें कट जाएंगी, बिहार में इतनी कट जाएंगी, उत्तर प्रदेश में आरएलडी, अगर आरएलडी, एसपी, कांग्रेस सब साथ आ गए तो एक नया समीकरण बनता हुआ दिखेगा, साउथ इनके कब्जे में तकरीबन है ही। ये एक जो गणित था, ये जीती हुई बाजी कमोबेश का कहा जा रहा था, ये लूज करते हुए नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। नहीं देखिए, एक तो गरिमा, मैं तो इस बात से सहमति नहीं कि मोमेंटम बना, कोई मोमेंटम बन ही नहीं पाया शुरू से। नहीं, लेकिन जयदीप मोमेंटम मैं इसलिए कह रही हूं कि भाई प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर सब बड़े अटैकिंग मोड में आ गए। ये घमंडिया है, इसे इंडिया ना कहिए, इंडी कहिए, तो एक असहज करने वाली स्थिति तो उठी थी। मैं जवाब देता हूं उस बात को। वो इसलिए कि वो वहीं से ये असल में जो अंतर है ना दोनों की रणनीति का, वो स्पष्ट हो जाता है। जहां गठबंधन की एक टेबल पर केवल बैठक भर से भाजपा ने उसको गंभीरता से लिया, उसको हल्के में नहीं लिया, सारे बड़े नेताओं को मोर्चे पर लगाया, हमले पर हमले जारी रखे, वहीं पर जो खुद गठबंधन करने वाले थे वो अपने गठबंधन को लेकर कितने ज्यादा लापरवाह थे, इस बात से पता लगता है कि जो अखिलेश और कमलनाथ के बीच में वाक युद्ध हुआ, अरविंद केजरीवाल मीटिंग में ही नहीं गए, कहने लगे कि आप पहले दिल्ली पंजाब की पूरी सीटें कमिट कर। इस बीच बैठक हो रही थी, उधर वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवार घोषित किए चले जा रहे थे। दरअसल इस पूरे मामले में उसके पीछे तो जयदीप ये भी कहा गया कि भाई ये विधानसभा चुनावों के लिए था ही नहीं गठबंधन। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए था। हाँ, ऐसा कहीं लिखित रूप में, कहीं स्पष्ट रूप में एजेंडा नहीं आया, वरना अखिलेश इस तरह का बयान ही नहीं देते कि मध्य प्रदेश में आपने हमारे साथ सीट का समझौता नहीं किया इंडिया गठबंधन का। यहीं से तो दिक्कत शुरू होती है ना कि आपने ये अलायंस विधानसभा के लिए किया है या सिर्फ लोकसभा के लिए, इसको लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी, इसलिए जिसको जो मर्जी आई वो अपना करता चला गया। दरअसल इस पूरे मामले में कांग्रेस की रणनीति ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि गठबंधन की बैठकें चलने दें, विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से जाएं, और अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो नेगोशिएटिंग पावर कांग्रेस के पास होगी, वो गठबंधन की धुरी बनेगा और अपने हिसाब से सीटों को जो बंटवारा होगा उसको निर्धारित करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन जो है वो टेबल पर शुरू हुआ है, लेकिन लड़ाई शुरू होती है जमीन पर। आपने बरसों मेहनत करके अपनी पार्टी को सींचा है और अपनी जो जमीन है उसकी पकड़ बनाई है। ये सारा गठबंधन मजबूरी का है। ये बात तो स्वीकार कर चुके हैं कि अलग अलग कभी भी हरा नहीं सकते ब्रांड मोदी को और सशक्त हो चुकी भाजपा और एनडीए को। उस स्वीकारोक्ति से गठबंधन शुरू हुआ,
लेकिन इसकी परिणति धरातल पर तब देखने को मिलेगी जब आप अपनी सीटों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस त्याग तक तो अभी बात जो 450 सीटों की बात हो रही है वो सारी हवा हवाई है। पहले तो टेबल पर ही एक नहीं हुए, उसके बाद पहले पसोपेश में रहे कि विधानसभा के पहले करें अलायंस या नहीं करें। कांग्रेस की रणनीति जो स्पष्ट दिखाई देती वो ये थी कि विधानसभा में अच्छी सफलता हासिल कर लो, नेगोशिएटिंग पावर ले आओ, वो ध्वस्त हो चुकी है। तो क्या कांग्रेस इस पूरे अगर कोलैप्सिंग मोड पर जाता है तो क्या समीर इस पूरे डिस्क्रेडिट का सेहरा, ये पूरा डिस्क्रेडिट बंधेगा कांग्रेस के सिर पर? क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया था बिहार में कि इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। अभी जयदीप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रांग करने के लिए जीत में की कोशिश में लगी हुई थी। निश्चित रूप से देखिए, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कौन सा है? कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल वही अकेला है। ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी उसमें राष्ट्रीय दल है, लेकिन कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी बहुत छोटी है। सबसे ज्यादा सांसद आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के। वो पूरे देश की पार्टी तो कांग्रेस ही ने, भले ही उससे इतना वोट बैंक नहीं मिलता हो या सीटें नहीं जीत पा रही है 2 चुनाव से। हर कस्बे में, हर शहर में कांग्रेस से कुछ ना कुछ पदाधिकारी आपको मिल जाएंगे, कार्यकर्ता मिल जाएंगे, कुछ वोटर्स मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है ये इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की, आपस में सामंजस्य बनाने की, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे बड़ा दल होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी अकेला दल है जो उसकी 303 सीटें हैं इंडिया गठबंधन में, वो बिना किसी गठबंधन के चुनाव में जाने की भी दम रखता है। उसके बाद भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अंदर 32 से 38 दलों को साथ में जोड़ा, जिसमें कई ऐसे दल थे जिसमें एक भी सांसद नहीं है। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि हम छोटे दलों को भी जोड़ेंगे कि हमका 1-2% वोट बैंक मिलता है, वो हमें किसी ना किसी रूप में काम आएगा लोकसभा चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 2014 में और 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, पूरे विपक्ष का प्रदर्शन रहा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार मजबूत होते चले गए हैं, लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ता चला गया, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बढ़ता चला गया है, ऐसी स्थिति में विपक्ष को इस बात को इंडिया गठबंधन के बाद समझना होगी कि अगर वो एकत्रित नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि इनके इकट्ठा होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को रोकना लगभग असंभव है इनके लिए। लेकिन इन्हें एक कोशिश करनी होगी, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है कि वह सब दलों को लेकर कैसे चलता है और कैसे मोदी के सामने एक चुनौती 2024 से पेश करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी जब गठबंधन बना था समीर, तो यही कहा जा रहा था कि डू और डाई का मसला है, सस्टेन करने का मसला है, सर्वाइवल का मसला है। तो सर्वाइवल के मसले को भी इतनी गंभीरता से ले पाने की स्थिति में है ये तमाम विपक्षी लोग। अब देखिए ना, पहले इंडिया गठबंधन की बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, उसके बाद 17 जुलाई को बेंगलोर में मिले थे, 17-18 को, उसके बाद 31 जुलाई को उन्होंने मुंबई में बैठक की थी, 31 अगस्त और 1 सितंबर। इतनी बैठक होने के बाद भी मुझे लग रहा है, इतना लंबा समय निकलने के बाद भी आप आपस में तय नहीं कर पा सके कि संयोजक कौन होगा, किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाएगा, सीटों का शेयरिंग कैसा होगा, चुनाव प्रचार अभियान कैसा होगा, कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को 9 साल की नाकामियों के ऊपर घेरा जाएगा। नहीं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में समीर, मैं यहाँ पर छोटा सा एक इंटरवीन कर रही हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में माहौल तो बनता दिखा कि भाई इन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया तो अमित शाह को तेलंगाना से कहना पड़ा कि भाई हम ओबीसी का मुख्यमंत्री देंगे। इन्होंने ओपीएस का मुद्दा उठाया तो अमित शाह को कहना पड़ा कि हम ओपीएस की समीक्षा कर रहे हैं। तो माहौल बना क्या, और वो बनकर बिगड़ता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, मुद्दे तो आपने उठाए, लेकिन आपके मुद्दे के साथ आपके गठबंधन के दल कितने साथ में आए? आप समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतार रही है, आपके साथ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आम आदमी पार्टी अलग से कैंडिडेट उतार रही है। मुझे लग रहा है सिर्फ मुद्दे उठाने से कुछ नहीं होगा, उस मुद्दे को आप जनता के बीच में कैसे लेके जा रहे हो। राहुल गांधी मुद्दा उठा देते, क्या संगठन है आपके पास कि आपने जो बात उठाई वो जमीनी स्तर पर आप लोगों तक पहुंचा के पा रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी अगर आज कोई बात कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी कोई मैसेज लेके जाती है तो उनका इतना बड़ा संगठन फैला हुआ है कि वो जमीनी स्तर पर लगातार भेज देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आपके पास जमीनी स्तर पर अपनी बात पहुंचने का नेटवर्क तो होना चाहिए ना। संगठन तो आशु, वॉकओवर और मेकओवर, अपने सवाल में मैंने आज ये लाइन रखी थी, तो वॉकओवर मिलेगा या फिर मेकओवर की संभावना, और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, समीर जी ने एक अच्छी बात कही, जनता के बीच में लेगी। मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी में खुद ही अशोक गहलोत, क्या वो कास्ट सेंसस के बारे में उनकी कोई राय है क्या कमलनाथ सेंट्रल आलाकमान की बात तो सुन रहे हैं क्या? जब कांग्रेस का नेतृत्व खुद अपने वरिष्ठ नेताओं को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि ये ओबीसी की पॉलिटिक्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल तो आपको छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतना था, आपको मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना था, और आप दोनों चुनाव हार जाते हैं। तो जब आप विधानसभा चुनाव में आप नरेंद्र मोदी को मात नहीं दे पा रहे हैं, तो लोकसभा के चुनाव में मात देने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए इनको।
फिर तो ये तय कर लेना चाहिए कि इस बार आपके पास 50-52 सीटें, अगले बार 25 सीटें आपके पास रहेंगी। तो मैं जो कह रहा हूं, वाकवर मेकवर की बात ही नहीं है। जो पॉलिटिक्स के अंदर जिस सेंस ऑफ अर्जेंसी, सीरियसनेस के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो सीरियसनेस इस विपक्षी गठबंधन में क्यों नहीं है? मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूं, वो ये, चलिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर ममता बनर्जी ने कौन सा इनिशिएटिव लिया, अखिलेश यादव ने कौन सा इनिशिएटिव लिया, अरविंद केजरीवाल ने क्या इनिशिएटिव लिया, एमके स्टालिन ने क्या इनिशिएटिव लिया, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने क्या इनिशिएटिव लिया? ये सब लोग भी तो अपने घरों में बैठे रहे ना, नीतीश कुमार भी। अगर कांग्रेस चुनाव में बिजी थी तो इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया, कौन सी मीटिंग बुलाई, कौन सा इनफॉर्मल चाय के आधार पर बैठे? तो कांग्रेस तो जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल इन सारे लोगों को आराम से चुनाव लड़ते हुए सत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो भी हमारा क्या जाता है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आशु यहां पर ठीक है, लेकिन आशु जितनी पार्टियों का आपने जिक्र किया, डीएमके का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका अपना अपना झंडा बुलंद है अपने अपने राज्यों में। वो इस बात से अपने संतुष्टि की तीसरी कर लेते हैं कि भैया हमने मोदी को अपने राज्य में रोक दिया। असल सर्वाइवल का संकट तो कांग्रेस का है। नहीं, देखिए ममता बनर्जी को अगर ये मुगालता है कि उनके राज्य में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, तो पिछली बार 18 सीटें लेकर आई थी, लेकर आई। ये 18 सीटें 38 नहीं बदलेगी, इसकी क्या गारंटी है? अखिलेश यादव को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि 80 में से 73 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2014 में मिली थी, पिछली बार 62 सीटें मिली थी। तो क्या अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि उनको इस बार 40 सीटें मिल जाएंगे? ये भी हो सकता है कि उनको 2 सीट भी ना मिले, इस बार हो सकता है 0 सीट रहे। तो आप अखिलेश कांग्रेस 1 पर सिमट सकती है। गरिमा जी, कांग्रेस ने पिछले 6 महीने के अंदर अखिलेश यादव ने कौन सा काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लोकसभा में जनता उनको वोट करेगी? एक काम बता दीजिए, कौन सा आंदोलन लीड किया है, कौन सा मुद्दा उन्होंने उठाया है, सिवाय अपने घरों में बैठे रहने के अलावा इन लोगों ने काम किया कि ये तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। पूछना पड़ेगा। तो विनोद जी, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया गठबंधन की, और मैं फिर से उस सवाल पर आती हूं लौटकर, वॉक ओवर या फिर मेक ओवर 19 दिसंबर क्या कोई संकेत, संदेश और क्या कोई पॉजिटिव साइन देता है, या फिर 2024 की वो लड़ाई इंटरेस्टिंग जो हम कह रहे थे, दिलचस्प होगी? इधर खड़ा होगा इंडिया ब्लॉक, इधर एनडीए। वॉक ओवर मेक ओवर की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हर चुनाव की अपनी प्रकृति होती है, हर चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं, अलग वो होता है। लेकिन ये हम पहले भी कह चुके हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है, इस पर कोई दो राय नहीं है। जहां तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो पहले आप कलेक्टिव तो होइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके बाद होगी। अभी तो कलेक्टिव होने में ही दिक्कत आ रही है ना। समस्या ये है, आशुतोष की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी चुनाव में व्यस्त थी, तो शरद पवार, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये इंडिया गठबंधन की तमाम सारी कार्रवाइयाँ कर सकते थे। भाई एक बैठक जो है एमके स्टालिन बुला लेते और कहते कि भाई आइए, और कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसमें चला जाता, या मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाते, चुनाव कांग्रेस लड़ती रहती। तो ये सब काम तो ये भी हो सकता था। खाली कांग्रेस को एक दोष बढ़ देना, या ये काम जो है ममता जी कर सकती थी, कलकत्ता में एक बैठक बुला लेती। लेकिन समस्या ये है कि आप उस गठबंधन के प्रति कितने ईमानदार हैं। ये घटक दल इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में हारे और हम फिर सीट शेयरिंग में उसको दबाएं। कांग्रेस ये इंतजार कर रही थी कि हम जीते और हम उनको सीट शेयरिंग में दबाएं। तो ये आपस में ही जब ये मसल फ्लेक्सिंग हो रही थी गठबंधन के सहयोगियों के बीच में कि बीजेपी से लड़ाई तो बाद में होगी, पहले आपस में हम लड़ लें। तो ये समस्या इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी है कि ज्यादा जोगी मठी उजाड़ वाला जो कहावत है। नहीं, लेकिन एक मुंबई में जो तस्वीर दिखी थी विनोद जी, वो तस्वीर तो पॉजिटिव थी। लालू प्रसाद यादव कह रहे थे हम त्याग की किसी भी हद तक जाएंगे, और अभी भी ये पूरा सिर पुटबल होने के बाद, 6 दिसंबर की मीटिंग कैंसिल होने के बाद ममता बनर्जी भी सकारात्मक दिख रही हैं, अखिलेश यादव भी सकारात्मक दिख रहे हैं कि भैया हम क्योंकि बैठना है, बीजेपी को लड़ाना है, बीजेपी को हराना है। अच्छा है उनके लिए अगर सकारात्मक हो जाए, ईमानदारी से सकारात्मक हो जाए। लेकिन ये क्यों, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है ना। क्या ममता बनर्जी अलग लड़ने का जोखिम उठा सकती हैं? क्या अखिलेश यादव अलग लड़ने का जोखिम उठा सकते हैं? वो तो फिर 2018-2019 वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक साथ रहना तो उनकी मजबूरी है, लेकिन एक साथ आप कैसे रहें, आप लड़ते झगड़ते एक साथ रहें या ईमानदारी से एक साथ रहें, इस पर निर्भर करेगा। आशु बहुत छोटा सा और एक जो बड़ी खुशफहमी पाल रखी है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं ने कि खुशफहमी ये पाल रखी है कि साहब 2003 में बीजेपी जीत गई थी, 2004 में हम जीत गए, 2018 में कांग्रेस जीत गई थी, 2019 में बीजेपी जीत गई। देखिए ये सब
खुशफहमियों के लिए तो ठीक है, जमीन पर उतर करके अगर आप एकजुट होकर के आपने मेहनत नहीं की तो फिर ये खुशफहमियां ही बनी रहेंगी। बहुत जल्दी से आशु, खुशफहमी रहेगी 2024 का, मैं तो बार बार कहती हूँ दिलचस्प होगा। इंडिया गठबंधन की हालत उस आलसी बच्चे जैसी है जो उस बच्चे से compete करना चाहता है जो साल में रोजाना 16 घंटे काम करता है, और इनको इस आलसी बच्चे को लगता है कि आखिरी के 2 दिन हम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम डिस्टिंक्शन ले आएंगे, उसको हरा देंगे। ऐसा होता नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए, मुगालते में नहीं। सज्जन, 2024 में 303 और इधर कांग्रेस 52, कोई प्रेडिक्शन? नहीं, देखिए प्रेडिक्शन करना तो बड़ा वो अपरिपक्व होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव हार भी जाती तो परसेप्शन एडवांटेज कांग्रेस को निश्चित तौर पे मिलता, लेकिन हमें नहीं लगता अगर मान लीजिए काल्पनिक तौर पे बीजेपी तीनों राज्यों में हार भी जाती तो बीजेपी का जो बेस लाइन है सिंपल मेजोरिटी का वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता। और केवल इस कारण से कि बीजेपी तीनों राज्य जीत गई है, इस कारण से अब की बार 400 पार जैसी कोई स्थिति होगी, वो तो एक मनोबल बढ़ता है परसेप्शन। लेकिन एक चीज जो अभी बहस चल रही थी कि तमाम घटक दल अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं, कांग्रेस पे ही ये सारा का सारा जिम्मेदारी क्यों दिया है, तो ये भी समझिए कि कांग्रेस बीजेपी से आज के दौर में एक वैचारिक और आइडियोलॉजिकल राइवल के तौर पे भी लड़ाई लड़ना चाह रही है, चुनावी लड़ाई जो है, और वो यही उम्मीद जो है तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे भी कर रही हैं। तो ठीक है, बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा है बाकी तमाम गवर्नेंस के साथ, उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ा ही बढ़िया कॉमन आपको प्लैंक मिलता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि तमाम रीजनल पार्टी का जो उदय हुआ है, उभार हुआ है, सबका कांग्रेस के ही भाई दिल्ली में अगर कांग्रेस मजबूत हो जाए तो आम आदमी पार्टी का आधार ही उसमें उस खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह भी ध्यान रखिए कि बात तो बहुत अच्छी लगती है कि भाई एक दौर ऐसा आ गया है जिसमें कि तमाम पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो क्षेत्रीय पार्टियां देखेंगे कि मुसलमान वोट जो अभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है, टीएमसी हो, समाजवादी बिल्कुल, ममता पार्टी हो, बनर्जी कांग्रेस परेशान हो मजबूत जाएंगी होती अगर है। पूरा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास शिफ्ट हो जाएगा तो बहुत। अखिलेश यादव परेशान हो जाएंगे, उधर लालू यादव परेशान हो जाएंगे, एमवाई के कॉम्बिनेशन से सत्ताएं चलाई हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2024 की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी ये इस बात पर तय करेगा कि 19 दिसंबर को जो बैठक इंडिया गठबंधन की होगी, क्या वाकई धरातल पर उसमें कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग्स उतरेंगी या फिर हवा हवाई मुगालते में ही फिर वो बैठक एक बार खत्म हो जाएगी। 2024 की लड़ाई, इधर एनडीए इधर इंडिया। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, आप इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय